Today we are reviewing the lecture unit March 15, 2026. सोचिए, एक सुपरमार्केट के आयल में कोई खड़ा है और सामने 20 अलग-अलग टूथपेस्ट के ऑप्शंस रखे हैं। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि वहां एक प्योरली लॉजिकल डिसीजन लिया जा रहा है, राइट? हाँ, मतलब इंसान प्राइस देखता है, फीचर्स देखता है और एक बॉक्स पिक कर लेता है। एग्जैक्टली। पर सच तो ये है कि उस ब्रांड ने महीनों पहले ही उस कस्टमर के दिमाग में अपनी पक्की जगह बना ली थी। आज के इस डीप डाइव का मिशन यही है यार। हम डिकोड करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर फंडामेंटल्स और कंज्यूमर बिहेवियर के हिडन सीक्रेट्स को। और हमारे सोर्सेज में फिलिप कॉटलर की क्लासिक टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और उसके ऊपर बेस्ड इस लेक्चर की ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। और सच बताऊं, मार्केटिंग सिर्फ टीवी पर फ्लैशी कमर्शियल्स चलाना नहीं है। ये ह्यूमन और सोशल नीड्स को आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई करने का एक बहुत डीप साइंस है। बेसिकली आज हम इन सोर्सेज को डाइसेक्ट करेंगे ये समझने के लिए कि कंपनीज कंज्यूमर्स के दिमाग और उनके वॉलेट्स में आखिर घुसती कैसे हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली समझने के लिए आज हम बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करेंगे। पहले टेक्स्ट बुक की सॉलिड थ्योरी देख लेंगे और फिर कॉटलर का फंडामेंटल माइंडसेट समझेंगे। राइट, क्योंकि बिना बेस के मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, पर जैसा हम सब जानते हैं, थ्योरी तब तक ड्राई रहती है जब तक उसको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री सिनेरियोज में अप्लाई ना किया जाए। तो उस बेस के बाद हम सीधा लेक्चर के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज पर शिफ्ट करेंगे। सॉलिड प्लान है। हाँ, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से शुरू होकर वेब 3.0 के कस्टमर को क्रिएशन तक हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अनपैक करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इससे पहले कि हम कंज्यूमर्स के माइंड को डीपली रीड करें, एक प्रॉपर बेस सेट करते हैं टेक्स्ट बुक थ्योरी से। आखिर मार्केटिंग किस बला का नाम है? देखो, लोग जनरली सोचते हैं कि जस्ट एडवर्टाइजिंग और सेलिंग, पर कॉटलर की बुक तो गेम को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ चीजें बेचने के बारे में नहीं है। मेक्स सेंस, क्योंकि सेलिंग तो मार्केटिंग प्रोसेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ना। एग्जैक्टली। अगर हम AMA यानी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की फॉर्मल डेफिनेशन को क्लोजली देखें तो उन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value. वैल्यू, ये बड़ा कीवर्ड लग रहा है यहाँ। सबसे बड़ा कीवर्ड है। किसके लिए वैल्यू? कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और सोसाइटी एट लार्ज के लिए। और अगर हम इस सवाल पर आएं कि एक्चुअली क्या-क्या मार्केट हो सकता है, तो कॉटलर ने 10 स्पेसिफिक एंटिटीज लिस्ट किए जो मार्केट की जा सकती हैं। वेट, 10 अलग एंटिटीज? मतलब हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। गुड्स और सर्विसेज तो सबसे बेसिक है जो हम रोज देखते हैं, पर इसके अलावा इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज, ये सारी चीजें मार्केट होती हैं। वेट, लेट मी प्रोसेस दिस। मैकेनिकली प्लेसेस और पर्सन्स की मार्केटिंग। हाँ, बिल्कुल होती हैं। तो मतलब एक सिंपल बर्ड स्कूटर जो सड़क पर पड़ा होता है, वहां से लेकर स्विट्जरलैंड जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर इलेक्शन लड़ रहा एक पॉलिटिकल कैंडिडेट, सब कुछ बिक रहा है। प्रिसाइसली, सबकी कंटिन्यूअसली मार्केटिंग हो रही है, बस अटेंशन ग्रैब करने के लिए। एक पॉलिटिशियन का इलेक्शन कैंपेन इज एसेंशियली मार्केटिंग अ पर्सन एंड एन आइडिया। ओह वाओ। और जब कोई सिटी अपने आप को टेक हब की तरह प्रमोट करती है टैक्स ब्रेक्स देकर, दैट इज प्लेस मार्केटिंग। हर एंटिटी वैल्यू एक्सचेंज कर रही है। सही बात है, पर इन सब में एक बड़ा कैच है जो मैंने नोटिस किया। आजकल का मार्केट पुराने जमाने जैसा सिंपल और लीनियर नहीं रहा यार। बिल्कुल नहीं रहा, और कॉटलर इसको न्यू मार्केटिंग रियलिटीज कहते हैं। आज के टाइम में मार्केट फोर्सेस पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं और इसके दो सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने तो डेफिनेटली पूरा सिस्टम बदल दिया है, पर एक चीज है, इन फोर्सेस की वजह से आजकल कंज्यूमर्स बहुत डिमांडिंग और रूथलेस हो गए हैं। ओह, 100%। मतलब थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस हुई नहीं या ब्रांड ने कुछ गलत स्टैंड लिया नहीं कि ब्रांड्स को रिजेक्ट करने में एक सेकंड नहीं लगता। पूरा पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो चुका है, बिल्कुल मॉडर्न डेटिंग की तरह है। थोड़ा सा रेड फ्लैग देखा और तुरंत स्वाइप लेफ्ट। हाँ, वही सेम फंडा है। इन फोर्सेस ने मार्केट आउटकम्स को शिफ्ट कर दिया है। अब कंज्यूमर्स के पास नई और बहुत पावरफुल कैपेबिलिटीज हैं। इसे ऐसे विजुअलाइज करो, अगर कोई स्टोर में खड़ा है तो वो अपने स्मार्टफोन पर इंस्टेंटली रियल टाइम में दूसरे ब्रांड्स के प्राइसेस और रिव्यूज कंपेयर कर सकता है। राइट, पहले ये सब ऑप्शंस नहीं थे। और अगर किसी को कोई मार्केटिंग कैंपेन अनोइंग या इनअप्रोप्रिएट लगता है तो वो कैंसल कल्चर के थ्रू पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर
उस ब्रांड को पब्लिकली आउट कर देते हैं। द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट नाउ, जिसमें हमें डिसइंटरमीडिएशन और मेगा ब्रांड्स का हेवी डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। होल्ड ऑन, लेट्स पॉज राइट हियर। डिसइंटरमीडिएशन, आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या इसका सीधा सा मतलब सप्लाई चेन से मिडलमैन को हटाना है? हाँ, परफेक्टली पुट। डिसइंटरमीडिएशन का मतलब ही इंटरमीडियरीज यानी मिडलमैन को कट आउट करना और सीधा एंड कस्टमर तक पहुंचना है। तो जैसे D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स इसका परफेक्ट एग्जांपल हुआ है ना? एग्जैक्टली। पहले एक ब्रांड को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेल शॉप्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब इंटरनेट और ई कॉमर्स की वजह से वो इंटरमीडियरीज बाईपास करके सीधा इंस्टाग्राम एड से कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। और मेगा ब्रांड्स जैसे Amazon या एप्पल ने इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली मास्टर कर लिया है, जिससे ट्रेडिशनल रिटेल डिसरप्ट हो गया है। बिल्कुल सही। सो जब कंज्यूमर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं और मिडलमैन प्रैक्टिकली हट रहे हैं, तो पुराने सेल्स टैक्टिक्स तो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। फॉर श्योर फेल होंगे। अगर एक कंपनी अभी भी वही 90s वाली पुशी सेल्स स्ट्रेटजी लगा रही है, जहां बस फीचर्स चिल्लाकर बेचे जाते थे, तो उसका लंबे टाइम तक सर्वाइव करना मुश्किल है। कंपनीज को अपना पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। और कॉटलर की लैंग्वेज में इसको होलिस्टिक मार्केटिंग कहा गया है। पर ऑनेस्टली बताऊं, सुनने में तो ये बहुत आइडियल और परफेक्ट लगता है। Isn't this just corporate jargon for doing your job properly? Does any company actually achieve this perfect synergy real world में? देखो, ये सिर्फ जार्गन नहीं है, इट्स अ मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट एक्चुअली। होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना जहां कंपनी का हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स नहीं, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचता है। Okay. इसके 4 मेजर पिलर्स है: रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और रियल वर्ल्ड में ये चारों पिलर्स मैकेनिकली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। Okay, तो let's break these down mechanically. ये जो पहला पिलर है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसका ग्राउंड लेवल पर क्या लॉजिक है? इसका मेन गोल है म्यूचुअली सैटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाना अपने की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। बेसिकली कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और पार्टनर्स के साथ एक डीप बॉन्ड बनाना। राइट। सिर्फ एक क्विक ट्रांजैक्शन करके या डिस्काउंट देकर कस्टमर को भूल नहीं जाना है। लंबा गेम खेलना है, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करनी है ताकि उनकी लाइफ टाइम वैल्यू मैक्सिमाइज हो सके। I see where this is going. एक क्विक वन नाइट स्टैंड की तरह ट्रीट नहीं करना है कस्टमर को, बल्कि एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है ओवर टाइम, तभी बात बनेगी। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है, एकदम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। पर ये इंटरनल मार्केटिंग का क्या चक्कर है? नाम सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कंपनीज अपने ही एम्प्लॉइज को जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। नहीं नहीं, इंटरनल मार्केटिंग उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। और ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली एक्सटर्नल मार्केटिंग का मेन फाउंडेशन है। इंटरनल मार्केटिंग का टास्क है एबल और स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करना, उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन करना और उन्हें मोटिवेट करना जो एक्चुअली में कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हैं। ओके, तो टीम बिल्डिंग टाइप का सीन है। हाँ, इसके मैकेनिक्स को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझो। मान लो एक ब्रांड ने अपने दूसरे पिलर यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। उन्होंने एक ग्लॉसी टीवी एड बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल कैंपेन चलाया, PR आर्टिकल्स छपवाए जिसमें सब मैसेजेस परफेक्टली अलाइंड थे। एकदम सॉलिड हाइप क्रिएट कर दी मार्केट में। एग्जैक्टली। पर जब कस्टमर एक्चुअली स्टॉल में वो प्रोडक्ट लेने गया तो वहां का फ्रंटलाइन एम्प्लॉय बहुत रूड और डीमोटिवेटेड था। उसने कस्टमर को ढंग से अटेंड ही नहीं किया। ओह, आउच। तो क्या हुआ? वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मेहनत वाली एक्सटर्नल मार्केटिंग एक सेकंड में जीरो हो गई, क्योंकि उनकी इंटरनल मार्केटिंग फेल हो गई थी। दैट मेक्स टोटल सेंस। अंदर का सिस्टम खराब तो बाहर का सारा इम्पैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ब्रांड का फ्रंटलाइन स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है तो बाहर की पैकेजिंग या एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब हर किसी को, स्पेशली CEO और CMO को, अपनी पूरी कंपनी का इंटरनल फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पर शिफ्ट करना पड़ता है। यही तो कोर कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हायरार्की चार्ट अगर देखें तो एक क्लियर पिरामिड होता था जिसमें टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर पीक पर बैठता था और कस्टमर सबसे नीचे। हाँ, टिपिकल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। पर मॉडर्न कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस में सर्कल्स होते हैं। कस्टमर एकदम सेंटर में होता है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो R&D हो, सप्लाई चेन हो या HR, सब उस कस्टमर के नीड्स के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और जो चौथा पिलर है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग,
वो इन सबको ट्रैक करता होगा। सही पकड़ा। वो इंश्योर करता है कि ब्रांड इन सब का ओवरऑल इम्पैक्ट ट्रैक करे। इसका फोकस सिर्फ क्वार्टरली सेल्स नंबर्स पर नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ब्रांड के एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट पर भी ध्यान देना होता है। जैसे पैटागोनिया ब्रांड का एग्जांपल है ना। एग्जैक्टली। पैटागोनिया की पूरी मार्केटिंग और कोर ऑपरेशंस उनके एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के अराउंड घूमती हैं, जिससे उनके कस्टमर्स के साथ उनका ट्रस्ट और डीप होता है। मूविंग ऑन टू द मार्च 15th सेशन, यहां से लेक्चर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कॉटलर ने हमें एक परफेक्ट यूटोपियन पिक्चर दे दी होलिस्टिक मार्केटिंग की, जहां कस्टमर सेंटर में है और सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है। पर ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। वही तो, ह्यूमन बीइंग्स तो मैसी होते हैं, हाईली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हाउ डज अ ब्रांड एक्चुअली मैप दिस आउट इन द रियल वर्ल्ड, जब किसी इंसान को बस एक छोटी सी स्नैक की क्रेविंग हो रही होती है? यहीं पर प्रोफेसर ने इस टेक्स्ट बुक थ्योरी को क्लासरूम से निकालकर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री सिनारियोज में अप्लाई किया है। इस सेशन में उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर की डीप साइकोलॉजिकल रियलिटीज डिस्कस की हैं। और इसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों फैक्टर्स आते हैं, राइट? हाँ, लेक्चर में एक बहुत प्रोफाउंड और बड़ा पॉइंट रखा गया कि कंज्यूमर बिहेवियर की मैक्रो स्टडी एक्चुअली एक नेशन की इकोनॉमिक हेल्थ को डिटरमिन करती है। सही बात है। पर सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो प्रोफेसर ने डिस्कस किया वो था प्रोडक्ट यूज सिचुएशंस को रैडिकली समझना। प्रोडक्ट यूज सिचुएशंस, इसका इफेक्टिवली मतलब ये है कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट अलग अलग स्पेसिफिक सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से कैसे कंज्यूम होता है। प्रिसाइसली। एक ब्रांड को केयरफुली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उनका प्रोडक्ट किस फिजिकल एनवायरनमेंट में, किस मेंटल मूड में और किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। इस सिचुएशन मैपिंग के बिना टारगेट मार्केटिंग कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। इसका जो कैडबरी चॉकलेट वाला केस स्टडी लेक्चर में ब्रेक डाउन किया गया था, दैट वाज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर यार। ओ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूव था वो। अगर हम कैडबरी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें इंडिया में, तो इनिशियली चॉकलेट्स को सिर्फ बच्चों की कैंडी की तरह देखा जाता था। अगर कैडबरी अपने आप को मार्केट में बस एक नॉर्मल बच्चों की कैंडी की तरह ही पोजीशन करती रहती, तो वो कभी इतनी बड़ी $multi-million सक्सेस नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती। उन्होंने एक कंप्लीटली अलग रूट लिया। उन्होंने इंडियन कल्चरल मैकेनिज्म्स को डीप डाइव करके स्टडी किया। और उनकी मार्केट रिसर्च ने उन्हें रियलाइज करवाया कि इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मीठा खाना हमेशा किसी फेस्टिवल, सेलिब्रेशन या खुशी के मौके से डायरेक्टली जुड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो फंक्शनली उनका कंपटीशन दूसरी वेस्टर्न चॉकलेट्स नहीं थी। उनका कंपटीशन लोकल काजू कतली, लड्डू और ट्रेडिशनल मिठाई की दुकानें थी। इस साइकोलॉजिकल इंसाइट कमाल की है। रिसर्च ने उनको बताया कि इंडियंस जनरली अकेले रूम में बैठकर चुपचाप मीठा नहीं खाते। वो अपनी खुशी फैमिली और दोस्तों के साथ बांटने के लिए मीठा खाते हैं। हाँ, इट्स अ सोशल एक्टिविटी। तो कैडबरी ने लिटरली कंज्यूमर के दिमाग में जो मिठाई के डब्बे की जगह थी, उसको फिजिकल चॉकलेट बार से रिप्लेस कर दिया। और इसके लिए उन्होंने विजुअल्स का बड़ा अच्छा यूज किया। उन्होंने कमर्शियल्स बनाए जहां शादियों में, फेस्टिवल्स में ट्रेडिशनल मिठाई की जगह चॉकलेट दी जा रही है। वहीं उनका कुछ मीठा हो जाए कैंपेन। राइट। उस कैंपेन के थ्रू उन्होंने चॉकलेट्स को अडल्ट्स के लिए सोशली एक्सेप्टेबल बना दिया। एक ऐड में उन्होंने रोमांटिक सिचुएशन दिखाई, दूसरे ऐड में उन्होंने चॉकलेट को फैमिली डिनर के बाद एक प्रॉपर डिजर्ट की तरह पोजीशन किया। देखो, सिंपल सी बात है, जब ब्रांड को एग्जैक्टली पता लग जाता है कि लोग किस मूड में उनका प्रोडक्ट चाहते हैं, यानी उन्हें अपना स्वीट रिलीज कब चाहिए, तो वो डायरेक्टली उनके उन्हीं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को हिट करते हैं। हाँ, स्वीट रिलीज। पर हाँ, लॉजिक एकदम सॉलिड है। और इस बिहेवियर मैपिंग का इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन या सेल्स नंबर्स पर नहीं होता। और कहाँ होता है? कंज्यूमर बिहेवियर को थॉरली समझकर आप प्योर सोसाइटल नॉर्म्स और पब्लिक पॉलिसीज को शेप कर सकते हैं। लेक्चर में एक और बहुत पावरफुल एग्जाम्पल डिस्कस हुआ जो सोशल मार्केटिंग और पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का है। टाटा टी का खिलाना बंद और पिलाना शुरू वाला आइकॉनिक कैंपेन। ओह यस, द जागोरे कैंपेन। ये प्योरली एंटी करप्शन और सोशल अवेकनिंग पर बेस्ड ब्रांड पोजिशनिंग थी। सही कहा। जिस तरह से एक सोसाइटी रिएक्ट करती है, लोग जैसे डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेते हैं और अपने राइट्स के बारे में सोचते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर उन्हीं सोसाइटल नॉर्म्स को मिरर करता है। तो टाटा टी ने इसको लेवरेज किया। एग्जैक्टली। उन्होंने प्रैक्टिकली एक बेसिक मॉर्निंग बेवरेज, चाय के एक सिंपल कप को सोशल अवेकनिंग और वोटर राइट्स का सिंबल बना दिया। उन्होंने एक सिंपल हैबिट रियलाइज की कि लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए करप्शन और करप्ट पॉलिटिशियंस पर कंप्लेन करते हैं। राइट। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट यूज सिचुएशन यानी मॉर्निंग टी टाइम को एक एक्टिव कॉल टू एक्शन में बदल दिया। उन्होंने चाय को सिर्फ फिजिकल रिफ्रेशमेंट नहीं,
बल्कि मेंटल एम्पावरमेंट से मैकेनिकली लिंक कर दिया। ओके, पर लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द मैकेनिक्स। ये डीप इनसाइट्स आती कहाँ से हैं? रिसर्च से ऑब्वियसली। वही ना, कैडबरी को अचानक आसमान से सपना तो नहीं आया होगा कि चलो आज मिठाई को रिप्लेस करते हैं, या टाटा टी को अचानक एंटी करप्शन का ब्राइट आइडिया तो नहीं आया होगा। कोई जादू तो है नहीं, ये सब रिगरस मार्केट रिसर्च का नतीजा है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। मार्केट रिसर्च एक हाईली सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एफर्ट है टू गेन न्यू एक्शनेबल नॉलेज। प्रोफेसर ने इसे बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है एज अ जर्नी फ्रॉम द नोन टू द अननोन। नोन टू द अननोन साउंड्स पोएटिक। है ना? हमारे पास कुछ सरफेस लेवल डेटा होता है, जैसे बेसिक सेल्स फिगर्स या डेमोग्राफिक इन्फो, पर हमें कंज्यूमर का हिडन साइकोलॉजिकल मोटिव, उनका अननोन अंडरलाइंग बिहेवियर जानना होता है। राइट। और इसी प्रोसेस में लेक्चर में क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट मेंशन किया गया है कि मार्केट रिसर्च प्राइमरी तौर पर एडहॉक होती है। एडहॉक, वेट, इस जार्गन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ग्राउंड रियलिटी समझ आए। एडहॉक का बेसिकली मतलब हुआ कि इस रिसर्च का कोई कंटिन्यूअस डेली सेट शेड्यूल नहीं होता। सही पकड़ा। ये टेम्पररी नेचर की होती है और एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंडक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी के फ्रेमवर्क में स्पेशली 7 P's में से किसी एक कंपोनेंट में अचानक मेजर इशू आ रहा है, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस में से कोई एक फेल हो रहा है। ओके, जैसे किसी स्पेसिफिक रीजन में सेल्स गिर रही हैं या नया अग्रेसिव कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है। एग्जैक्टली। तो उस आइसोलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंप्लीटली कस्टम एडहॉक मार्केट रिसर्च डिजाइन की जाएगी। ये MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह रेगुलर डेली ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग नहीं है। गॉट इट। जब प्रॉब्लम या नई अपॉर्चुनिटी आती है तब ये डेडिकेटेड रिसर्च होती है ताकि एक फोकस्ड एक्शनेबल गोल अचीव किया जा सके। बिल्कुल। और अब इस रिसर्च के इनसाइट्स के थ्रू ही ब्रांड्स एक्टिवली लोगों के दिमाग में घुसती हैं। और इस दिमाग में घुसने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चर में 2 बड़े हैवी टेक्निकल टर्म्स यूज हुए थे। हाँ, जिनका कंज्यूमर की रॉ साइकोलॉजी से डायरेक्ट कॉजल लिंक है। कंसिडरेशन सेट और कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैकेनिकली प्रैक्टिकल लाइफ में आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? देखो, कंसिडरेशन सेट का सीधा सा फंक्शनली मतलब है वो फाइनल मेंटल लिस्ट जो एक कस्टमर एक्चुअली फाइनल परचेस करने से पहले अपने दिमाग में बनाता है। ओके। इसको एक रियल सिनारियो से समझो। मार्केट में भले ही 30 अलग-अलग शैम्पू ब्रांड्स अवेलेबल हों, पर जब कोई इंसान सुपरमार्केट आइल में शेल्फ के सामने खड़ा होता है तो वो मेंटली सारे 30 ब्रांड्स इवैल्यूएट नहीं करता। ऑब्वियसली नहीं करता, इतना टाइम किसके पास है? राइट। वो सिर्फ उन 3 या 4 ब्रांड्स को ही सीरियसली कंसिडर करता है जो उसके दिमाग में ऑलरेडी टॉप ऑफ माइंड है। एज अ मार्केटर, आपकी सबसे बड़ी और सबसे एक्सपेंसिव गेम यही है कि आप उस फाइनल कंसिडरेशन सेट के अंदर उस ऑडिशन के टॉप 3 में अपनी इनिशियल एंट्री कैसे बनाते हैं। अगर आप उस सेट में नहीं हैं तो टेक्निकली आपका प्रोडक्ट कितना भी सुपीरियर हो वो शेल्फ से नहीं उठेगा। बिल्कुल नहीं उठेगा। राइट। फाइनल ऑडिशन में जगह बनाना सबसे जरूरी है। ब्रांड्स प्रैक्टिकली फाइट करती हैं वहां घुसने के लिए, टारगेटेड एड्स दिखाकर, वरना कस्टमर उन्हें कंप्लीटली इनविजिबल मानेगा। एग्जैक्टली। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको स्पेसिफिकली मार्केटिंग की फील्ड में पोस्ट परचेज डिसोनेंस कहा जाता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिवर्सली रिलेटेबल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ये एसेंशियली वो एक्सट्रीम डाउट या पछतावा है जो किसी को प्रोडक्ट खरीदने के बाद हिट करता है। ओह यस, जब भी कोई हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला या हाईली इमोशनली इन्वॉल्व डिसीजन लिया जाता है तो माइंड में एक इंटेंस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ट्रांजैक्शन होते ही माइंड क्वेश्चन करता है, क्या मैंने एक्चुअली सही डिसीजन लिया? क्या मुझे दूसरा ब्रांड ले लेना चाहिए था जिसके स्पेक्स बेटर थे? एग्जैक्टली। ये बिल्कुल उस यूनिवर्सल फीलिंग की तरह है जब कोई रात के 2 बजे अपने फोन पर अकेले ऑनलाइन शॉपिंग करता है। जज्बात में आकर एक बहुत महंगा लेदर जैकेट खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया बिना सोचे, और फिर अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले ऐप खोलकर ऑर्डर कैंसिल का बटन ढूंढने लगते हैं। यार इतने पैसे क्यों उड़ा दिए, रेंट भी तो देना है वाला रिमोर्स। हाँ, वही। यही एग्जैक्ट फीलिंग बायर्स रिमोर्स है, बेसिकली पोस्ट क्लूनो क्लैरिटी फॉर शॉपिंग। और मार्केटिंग रिसर्च का एक मेजर क्रूशल काम इस पोस्ट परचेज रिमोर्स को एक्टिवली ठीक करना भी है। एब्सोल्युटली।
ब्रांड्स को अपने एम्पेरिकल रिसर्च डेटा से गारंटी पता होता है कि ये पोस्ट परचेज डिसोनेंस आएगा ही आएगा, स्पेशली एक्सपेंसिव आइटम्स पर। तो वो इसे डील कैसे करती हैं? इसीलिए वो ऐसी फॉलोअप कम्युनिकेशंस, परफेक्टली टाइम्ड ईमेल्स और टारगेटेड रीटारगेटिंग एड्स बनाती हैं जिसमें एक हेवी फील गुड फैक्टर होता है। अच्छा, तो मेक यू फील स्मार्ट अबाउट योर परचेस। एग्जैक्टली वो स्पेसिफिकली अपने नए बायर्स को उन एड से टारगेट करके अश्योर करती हैं, उन्हें उनके प्योरली इमोशनल डिसीजन को लॉजिकली रैशनलाइज करने में मदद करती हैं, जैसे यू मेड द स्मार्टेस्ट चॉइस या वेलकम टू द एलीट क्लब। ये सब एड हॉक रिसर्च का ही कमाल है ना? बिल्कुल, उन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पता है कि परचेज के कितने घंटे बाद कस्टमर वल्नरेबल फील करेगा और उसे एग्जैक्टली कब और किस फॉर्मेट में रीअश्योरेंस की जरूरत है। वाओ, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ब्रांड आपको परचेस करने से पहले ओपनली इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके कंसिडरेशन सेट में जबरदस्ती घुसकर, और सक्सेसफुली कार्ड स्वाइप करवाने के बाद आपकी इंडिविजुअल गिल्ट को भी आर्टिफिशियली सूद कर रही है, कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करके। हाँ, ये पूरा सिस्टम बहुत स्ट्रेटेजिकली डिजाइन्ड होता है। इम्पैक्ट बहुत रियल है। आजकल के लैंडस्केप में वेब 2.0 और वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज के आने के बाद गेम और भी ड्रामेटिकली एडवांस हो गया है। वेब 2.0 का बेसिकली मतलब था जहां इंटरनेट पर एक्टिवली टू वे कम्युनिकेशन शुरू हुई, सोशल मीडिया और मैसिव यूजर जनरेटेड कंटेंट के थ्रू। राइट। और अब वेब 3.0 जहां डिसेंट्रलाइज्ड, हाईली पर्सनलाइज्ड और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट इंटरनेट डेटा ओपनली अवेलेबल है। आज स्मार्ट कंपनीज सिर्फ क्लोज डोर्स के पीछे एक्सपेंसिव कॉर्पोरेट लैब्स में बैठकर सीक्रेटली रिसर्च नहीं करती। तो अब वो ट्रेडिशनल R&D को बाईपास करके सीधा लोगों से पब्लिकली कोलैबोरेट कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। वेब टेक्नोलॉजीज और रियल टाइम फीडबैक लूप्स की वजह से मॉडर्न कंपनीज सीधा कस्टमर्स को ही कोर प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस में क्लोजली इंक्लूड करती हैं। कोई एग्जांपल है इसका? लेगो इसका क्लासिक इंडस्ट्री एग्जाम्पल है। वहां उनके हार्डकोर फैंस प्रैक्टिकली खुद नए टॉय सेट्स डिजाइन करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पर। जब कोई एंड यूजर खुद ही प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व हो जाता है, यानी एक्टिवली को क्रिएट करता है, तो मार्केट में प्रोडक्ट फेल होने का इनहेरेंट रिस्क प्रैक्टिकली मिनिमाइज होकर जीरो हो जाता है। ये तो सच में एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि मैकेनिक्स देखो, अगर किसी ने खुद ही ब्रांड को बोला है कि मुझे एग्जैक्टली ये स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए इस नए प्रोडक्ट में, तो बाद में लॉन्च पर उसे रिजेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इस एक सिंगल स्ट्रैटेजी से ना सिर्फ कंसिडरेशन सेट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होती है, बल्कि कॉग्निटिव डिसोनेंस भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। उन्हें रिमोर्स होगा ही क्यों? वो तो उनका अपना पर्सनली बनाया हुआ प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली द पॉइंट। इस अप्रोच से एक ब्रांड और कंज्यूमर के बीच एक बहुत डीपली रूटेड, मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और यादें, हमने शुरुआत में होलिस्टिक मार्केटिंग का फंडामेंटल रिलेशनशिप पिलर डिस्कस किया था। हाँ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला। वही, ये को-क्रिएशन उस रिलेशनशिप पिलर को परफेक्टली फुलफिल करता है। अगर मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो हर एक कॉन्सेप्ट आपस में टाइटली कनेक्टेड है, एक क्लोज्ड लूप में। एवरीथिंग कम्स फुल सर्कल। ओके, इस डीप डाइव को थरली रैप अप करने से पहले लेट्स टाई ऑल दीज डाइवर्स थ्रेड्स टुगेदर। आज हमने बेसिकली एक एवरेज कंज्यूमर के दिमाग का पूरा मैप प्रैक्टिकली समझ लिया है। हमने कोटलर से शुरू करके देखा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सिर्फ रैंडमली गुड्स बेचना नहीं, बल्कि ह्यूमन नीड्स को लॉजिकली आइडेंटिफाई और नेचुरली सैटिस्फाई करना है। फिर हमने होलिस्टिक मार्केटिंग के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को समझा, जहां एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल मार्केटिंग पिलर यानी मोटिवेटेड एम्प्लॉइज के बिना बाहर के एक्सपेंसिव इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंप्लीटली फेल हो जाती है। और फिर लेक्चर ऑडियो के रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के थ्रू हमने मैकेनिकली देखा कि कैसे प्रोडक्ट यूज सिचुएशंस एक्चुअली बिहेवियर और सेल्स ड्राइव करती हैं। जैसे कैडबरी ने मिठाई का हिस्टोरिकल कल्चरल स्पॉट परफेक्टली रिप्लेस किया, और टाटा टी ने एक नॉर्मल मॉर्निंग चाय को पावरफुल एंटी करप्शन ड्राइव में बदल दिया। और ये सब ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन लॉजिकली पॉसिबल होती है एडहॉक मार्केट रिसर्च से, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है, जिसका अल्टीमेट कॉर्पोरेट गोल होता है कस्टमर के दिमाग की फाइनल शॉर्टलिस्ट यानी कंसिडरेशन सेट में फोर्सफुली एंटर करना, और फाइनली परचेज के बाद आने वाले बायर्स रिमोर्स यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस को ग्रेसफुली ठीक करना।
और इन सब का ग्रैंड फिनाले है कस्टमर को क्रिएशन, जो इन सारी स्लो ट्रेडिशनल स्टेप्स को बाईपास करके सीधा एंड कस्टमर को ही लीड क्रिएटर बना देती है। ब्रिलियंट। बाय द वे, एक छोटी सी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन, क्या किसी को इस मार्च 15 के लेक्चर की ओरिजिनल क्लासरूम वीडियो देखनी चाहिए? मैं सोच रहा था, क्योंकि ऑडियो तो हमने सुन लिया। ओह डेफिनेटली यस, ऑडियो के कंपैरिजन में वीडियो देखना हाईली रिकमेंडेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेक्चर में प्रोफेसर ने एक्चुअली कैडबरी और टाटा टी की ओरिजिनल कमर्शियल वीडियोस यानी टीवीसीज बड़ी स्क्रीन पर प्ले करके क्लास में फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करवाई हैं। सिर्फ पेपर पर कॉटलर की ड्राई थ्योरी पढ़ने और एक्चुअली एक 30 सेकेंड एड में ह्यूमन साइकोलॉजी को क्लेवरली एग्जीक्यूट होते हुए देखने में बहुत बड़ा विजुअल फर्क है। ओह वाओ, तो विजुअल ब्रेकडाउन है वहां। हाँ, वो प्रैक्टिकल डायनामिक ब्रेकडाउन्स देखना इन सारी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को दिमाग में लॉजिकली सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 100% एग्री। विजुअल मीडियम हमेशा थ्योरी को कंक्रीट बनाता है। चलो यार, जाते जाते सबके लिए एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ के जाते हैं। आज हमने देखा कि वेब 3.0 के इस मॉडर्न एरा में लोग अपनी माइक्रो नीड्स के हिसाब से ओपनली प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो आगे चलकर फ्यूचर में क्रिएटर और कंज्यूमर के बीच की फाइन लाइन आखिर कहाँ बचेगी? क्या आने वाले वक्त में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक्सट्रीम हाइपर कस्टमाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स कंप्लीटली ऑब्सीट हो जाएंगे? दैट्स अ स्कैरी बट फैसिनेटिंग थॉट। है ना? सोचो, अगर AI ड्रिवन इंटेलिजेंट सप्लाई चेन्स सीधा किसी इंडिविजुअल के रियल टाइम बायोमेट्रिक डेटा और पर्सनल माइंड स्टेट्स को पढ़कर अपने आप ऑटोमेटिकली एक यूनिक प्रोडक्ट जनरेट करने लगें, तो ये मास मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आखिर कहाँ जाएगा? थिंक अबाउट दैट।